नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अच्छा हुआ तो सरकार की वाहवाही, पर अगर गलती हुई तो ठिकरा फोड़ो अधिकारी पर, तंत्र पर। कई बार इसके दाखले देखने को भी मिले और शायद आज फिर वही हुआ। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से बिगड़े हालात के चलते जयंती रवि विवादों में घिर गई थी। इसके बाद से ही आला कमान उनसे नाराज था। अब आज जयंती रवि के अचानक ट्रांसफर से स्वास्थ्य अधिकारियों में खलबली मच गई है। पहली लहर और दूसरी लहर में जो हालात बिगड़े, उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? क्यों जयंती रवि पर और हमेशा तंत्र पर हार का टिकरा फोड़ा जाता है? अब आपको याद होंगे विजय नेहरा, उनकी भी अचानक बदली ही हुई थी। सरकार कई बार सवालों के घेरे में फंसी, लेकिन फंसता अधिकारी ही है। तंत्र की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्या सिर्फ वाहवाही का सेहरा पहनने के लिए है और तंत्र अधिकारी हार का मटका सिर पर फुड़वाने के लिए है? सरकार अगर जागरूक होती, अगर काम करना और काम बराबर लेना सरकार को आया होता तो परिस्थिति काफी अलग होती। और बस यही हमारा आज का मुद्दा है कि सरकार की विफलता पर तंत्र दोषी। ऐसा क्यों होता है? तो आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक की ओर से प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी? सरकार की विफलता होती है और तंत्र और अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ा जाता है। जैसे कि आज की बात करें तो गुजरात की जो स्वास्थ्य प्रमुख है जयंती रवि, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर है, ये नियमित और अनियमित दोनों तरह से होता रहता है। लेकिन जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी है, आईएएस है या आईपीएस है, आईआरएस है, तो उनको जो कामगिरी करने की होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करने की रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन जी ऑफ इंडिया। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पॉलिटिशियन उनके ऊपर थोप देते हैं, यही करो, ऐसा ही करो, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वो काम नहीं हो सकता। लेकिन पॉलिटिशियन के कहने से, जो जी राजकारणी है उसके कहने से उनको करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर जो देखा गया है कि इस तरह से काम करने से क्या होता है कि जो प्रशासन है उसका नाम खराब होता है या सरकार का नाम खराब होता है, दोनों में से जी एक का नाम खराब होता है। जिस तरह से पहले नेहरू जी की बात बताई तो उनका कामगिरी अच्छा था वैसे, लेकिन फिर जी भी जो पब्लिक वॉइस को पॉलिटिशियन ध्यान देते हैं, रियलिटी कुछ अलग होती है। उनको जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक काम करना चाहिए, न कि पॉलिटिशियन के आदेश पे काम करना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी तभी आती है जब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिशियन का जो रुख होता है दोनों अलग अलग दिशा में होता है, जी तब अधिकारी के ऊपर दोष का टुकड़ा डाल देते हैं। जी यह मेरा मानना है। जी आम आदमी पार्टी की ओर से विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो विशाल जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद। विशाल जी, प्रश्न वही है कि सरकार की जब विफलता होती है तो वो क्यों अधिकारी या तंत्र पर जो ठिकरा होती है हार का, वो फोड़ देती है? जैसे कि गुजरात की जो स्वास्थ्य प्रमुख है जयंती रवि, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सरकार भी विफल रही थी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सरकार में है और टिकरा फोड़ा गया आखिरकार कुल मिला के जयंती रवि पर। जी बहुत धन्यवाद, के न्यूज का बहुत आभारी हूँ। ये कोई नई बात नहीं है गुजरात में कि सरकार की विफलता का दोष किसी अधिकारी को दिया गया हो। भूतकाल में तो जी बहुत सारे उदाहरण है जिसमें कई बार सरकार विफल नहीं रही है और उनका भुगताना किसी ना किसी अधिकारी को अपने ट्रांसफर, अपने सस्पेंशन या अपने टर्मिनेशन से देना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम देख रहे हैं, जब से कोरोना आया है सरकार हर जगह, हर दौर पे निष्फल रही है। चाहे वो कोरोना जी में दवाइयों का उपलब्ध कराना हो, हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध करवाना हो, डॉक्टरों की कमियां, दवाइयों की कमियां, या फिर ट्रांसपेरेंसी में कहीं ना कहीं बहुत सारे छूट रहे। जब हमने पहले भी देखा कि अहमदाबाद कमीशन ने बहुत पहले कह चुका था विजय नेहरा ने
कि भाई आपको जी टेस्टिंग बढ़ानी होगी, वरना ये सब आपके हाथ में नहीं रहेगा। उस समय भी विजय नेहरा का ट्रांसफर कर दिया गया जी और उसको चुप करा दिया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है गुजरात में कि अधिकारियों को चुप कराने के लिए, लेकिन इसमें अधिकारियों को एक सीख लेनी चाहिए कि सरकारें जी बदलती रहती है, अधिकारियों को जनता की बात सुनकर जनता का हित ध्यान में लेते हुए सभी डिसीजन लेने जी चाहिए। हर बार सरकार की सुन के अंत में अपना ही नुकसान खुद ले लेते हैं। जी जी प्रकाश जी, ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं सरकार की जो कामगिरी है उसमें संकलन का अभाव था। उसकी वजह से अभी ये जयंती रवि है, उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो चली थी कि यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है। क्योंकि जैसे कि मुख्यमंत्री की बात करें विजय रूपानी जी, तो उनके ही फ्रेंड का वो धमन लेकर आए थे, लेकिन वो आरोग्य सचिव थी, यानी कहीं ना कहीं धमन की जो निष्फलता थी उसका सामना उनको भी करना पड़ा, जवाबदेही उनकी भी बनती थी। जो वसुए जी ने बताया अभी, और जो अधिकारियों का जो प्रशासन है, उनको कामगिरी जो करनी पड़ती है, वो कामगिरी में जैसे वैक्सीनेशन था और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात थी, तो उसमें जो जब पॉलिटिशियन अपनी बात चलाते हैं तब जी बहुत तकलीफ होती है। उनको ब्यूरोक्रेसी की बात माननी चाहिए कि एक्चुअली अपने देश को चलाने वाले ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वही है। जी तो उनकी बात माननी चाहिए, ऐसा जनरल पब्लिक का हित देख करके पॉलिटिशियन को निर्णय लेना चाहिए। वाहवाही होती है इससे अपना निर्णय जी बदल दो, वोट बैंक जी के लिए अपना निर्णय बदल दो, प्रजा को नुकसान होवे। ऐसा पहले भी कई अधिकारियों पे ऐसा होता है कि वो लोग अपना निर्णय जो है वो जी पॉलिटिशियन के इशारे पे काम करते हैं। तो ठीक है, सत्ता पे कोई भी होवे वो बात अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ट्रैक बिल्कुल अलग है। और जी पॉलिटिशियन है वो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके चलना चाहिए। तो वो नहीं चलते तब ये सब बातें खड़ी होती है। और जो 2 बार अभी विफलता रही, इतने लोगों को जान देनी पड़ी जी कोरोना के बारे में, और तो पहले भी ये चुनाव भी होता हुआ है, वो सालों से ये चलता है गुजरात में या और राज्यों में भी चलता है कि ये ट्रांसफर जो है ये होती है। वो पॉलिटिशियन को ब्यूरोक्रेसी को बदलने की सत्ता है, वो निश्चित बात है। कई जी बार तो सरकार के निर्णय होते हैं, उसके परिणाम गलत भी आते हैं, भूतकाल में ऐसा भी हुआ है। तो जी ब्यूरोक्रेट भी परेशान हो जाता है कि मैं सरकार की बात मानूं या प्रजा का हित देखूं। जी अगर वो प्रजा का हित देख के निर्णय लेते हैं, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो ब्यूरोक्रेसी का काम है। लेकिन पॉलिटिशियन क्या करेगा कि उसकी वोट बैंक कहाँ है, उसका इलाका कहाँ है, उसका क्या कौन से जी क्षेत्र में क्या होता है। जैसे इधर से जो इंजेक्शन शुगर भेज दिए गए तो वो उसके होद्दे को देख करके भेज दिए गए। लेकिन जी यदि ब्यूरोक्रेट बोलती एक अधिकारी का ये नहीं होना चाहिए, जी सरकार उसको रोकने की शक्ति होनी चाहिए सरकार में। आखिर जो अपॉइंटमेंट है ब्यूरोक्रेसी को जी राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, न कि पॉलिटिशियन करते हैं। और पॉलिटिशियन उसको अपने हिसाब से चलाने की एक आदत पड़ी हुई है सालों से। हर एक जगह पर डिस्टर्बेंस पॉलिटिशियन जी का एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए, चाहे न्यायतंत्र हो, चाहे प्रशासन हो, जी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ में भी कोई में भी जो है वो सरकार उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जिससे प्रजा का, उसमें वो सबसे बड़ा भुगतान प्रजा को देना पड़ता है, नुकसान भी प्रजा का होता है, रेवेन्यू का नुकसान जी होता है। काफी चीजें जिसमें प्रजा टैक्स भरती है वो टैक्स व्यर्थ जाता है। अरे ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत पावर है कि जो फंड आता है वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का है, तो ब्यूरोक्रेट्स को मालूम रहता है। लेकिन चुने हुए जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बोलते हैं हमारे एरिया में हमको आगे के वोट बैंक में हम किससे आए उसको ध्यान में रख के, और किसी को अन्याय हो जाता है। समझो कांग्रेस का कोई इलाका है या आप पार्टी का जी कोई इलाका है दूसरा है, तो उधर वो मदद नहीं भी पहुंचती है, ऐसा भी होता है पॉलिटिशियन के जी जी इशारे से। तो वो जी ब्यूरोक्रेट को ध्यान रखना जी चाहिए कि हमें हमको जो सत्ता दी है, जी हमको जो अपॉइंटमेंट किया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो जी हमको जनता की कॉन्स्टिट्यूशन सेवा का के ध्यान लिए रखना किया चाहिए। है। जी जनता की सेवा के लिए किया, तो प्रजा का हित पहले देखना है।
जी, और नहीं कि सरकारी राजनीति तिजोरी का एक राजनीति के दबाव में आ जाना चाहिए। आ जाना नहीं चाहिए, उनको नहीं आना जी चाहिए राजनीतिक दबाव में। और जी सामने उनको ब्यूरोक्रेट को फुल पावर है कि वो पॉलिटिशियन का कहना नहीं माने तो भी उनको कुछ कोई कर नहीं सकता है। लेकिन उसके बारे में ये लोग दबाव बनाए रखते हैं, सरकार चाहे कोई भी, पहले कांग्रेस की रही है या लास्ट बीजेपी, तो ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करने का पूरा जी प्रयास गुजरात में किया गया है। उसके नतीजे खराब भी आए, जीडीपी को नुकसान पहुंचा है, जो ऑल इंडिया लेवल की बात करता हूँ। तो जी ये ब्यूरोक्रेसी को डिस्टर्ब करने के कारण ये जी नुकसान प्रजा को सहन करना पड़ा। जी। विशाल जी, यहाँ ऐसा पर मेरे जब बात हो रही है, एक तरफ राजनीति होती है और एक तरफ किसी भी आईएएस ऑफिसर है या फिर कोई भी और अधिकारी है, उस पर कहीं ना कहीं राजनीति से अलग होने के बावजूद एक राजनीति का दबाव होता है। क्या कहना चाहोगे? ये तो हमेशा ही रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स पर पॉलिटिशियंस का दबाव हमेशा रहता ही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई सारे अफसर हैं वो अपने ट्रांसफर तबादले से मतलब डरते हैं, और मतलब बार बार कहीं और जगह, किसी और जगह, और जहाँ पे कुछ निष्क्रियता हो पूरी, वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। होनहार अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया जाता है। तो कहीं जी ना कहीं इस दबाव से, और कई अफसरों में ये भी मतलब एक हिम्मत रहती है कि भाई हम अगर टिकेंगे तो कभी ना कभी तो जनता का जी काम करने का हमें मौका मिलेगा। इसलिए वो अच्छी जगह कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स को जो सिखाया जाता है वो जनता का ही प्राथमिकता है, लेकिन पॉलिटिशियंस के दबाव के कारण हम जब ये कोरोना काल में हम कई आइसोलेशन सेंटर में घूमे हैं, कई गांव में जी मैं खुद गया हूँ, कई लोग हमारे टीम से भी गए हैं। हमने सब जगह देखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कोरोना से भी ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा है पॉलिटिशियनों का। क्योंकि बहुत ज्यादा अधिकारियों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर दबाव है, और उसके ऊपर बहुत सारी तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अपना ही पावर चलाना, अपने परिवारवाद चलाना, ये सब बहुत जगह चालू है। तो आखिर में अधिकारी क्या करेंगे, क्योंकि उसे कैडर छोड़ के तो कहीं जाना नहीं होता है। जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स की सेम गवर्नमेंट होती है, उसमें भी फंस जाते हैं। और इन पॉलिसियों में ना फंसते हुए फिर अंत में ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिशियनों के आगे झुकना ही पड़ता है हर बार, वरना जी तबादले और ट्रांसफर, टर्मिनेशन, सस्पेंशन कई जी जगह, ये गुजरात में तो एक ऐसा उदाहरण भी है। आपने शायद मतलब पता हो तो जूनागढ़ में डॉक्टर चिंतन वैष्णव करके मामलतदार थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उनको अच्छे काम के लिए उसको टर्मिनेट किया गया। मतलब आप सोच सकते हो कि कई जो जी अच्छा सोचेंगे जनता का, उसको फिर किसी ना किसी जी कारण देके जी। निकाल और दिया यही जाएगा, ये शायद तो तय विजय नेहरा के साथ हुआ था। उन्होंने बात है। की थी यस, कि टेस्टिंग को यस, बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी समय नहीं है, आप अगर किसी भी फैक्ट्री वालों को मतलब जो भी व्यापारी वर्ग है, अभी आप खोलने की इजाजत देने की प्लानिंग कर रहे हो। तभी बोला जा गया था कि मुख्यमंत्री के रूपानी के साथ में उनका कुछ अनबन हुई है, इसकी वजह से फिर अचानक से उनका ट्वीट आया था कि वो कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं, और फिर उनका ट्वीट आता है कि उनकी बदली हो चुकी जी। है। जी इसीलिए विजय नेहरा जी बहुत ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही सटीक कामगिरी के लिए जाने जाते हैं। वो डिमोलिशन के लिए कामगिरी हो, कोरोना के लिए हो, उन्होंने 2 साल पहले कहा था, वो हाईकोर्ट ने अब जाकर कहा है। और जी अब सरकार बोल रही है कि हम आरटीपीसीआर करेंगे, हम ये करेंगे। तो भाई विजय नेहरा ने आपको 2 साल पहले बोल दिया था, तब उसका मान लिया लेना चाहिए था ना। वो उसने अपनी जॉब छोड़ी, अपनी प्रतिष्ठा गंवाई, और जिस अहमदाबाद को उसने खड़ा किया, वापिस अहमदाबाद को आपने नर्क में धकेल दिया। जी हर रोज 5-5, 6-6 हजार केस आ रहे थे, और तब जी वापिस विजय नेहरा को याद किया गया। मतलब आप सोचो कि उस विजय नेहरा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड किया है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, जी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैक्सीनेशन उसने करवाई है। तो आप जी सोच सकते हो कि अधिकारी फिर क्या करेंगे। जी। वैक्सीनेशन से याद आया प्रकाश जी, यहाँ पर कुछ मसला ये भी है कि वैक्सीनेशन में जिस तरीके से धीमी रफ्तार नजर आ रही है गुजरात में, और अभी तो निजी अस्पताल के पास स्टॉक उपलब्ध है 1000 रुपये लेकर वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन सरकारी जो केंद्र है वो बंद हो रहे जा रहे हैं, या तो फिर मामूली जनसंख्या की बात करें उनको सिर्फ वैक्सीन दी जा रही है, और रजिस्ट्रेशन के लिए लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो रोज वेटिंग में ही नजर आ रहे हैं।
यानी कहीं ना कहीं ये वैक्सीन का भी मसला था जिससे ये अचानक से उनकी ट्रांसफर हो गई। ये रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये आम प्रजा में बहुत निष्क्रियता से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सरकार चाहे ब्यूरोक्रेट जो भी जवाबदार है वो इसके अंदर सक्रिय नहीं है, ये स्पष्ट साबित हो चुका है। अब इसमें जो अधिकारियों का जो इन्फ्लुएंस पावर या पॉलिटिशियन का पावर, क्या कौन काम कर रहा है वो मालूम नहीं है। लेकिन 1000 रुपए में वैक्सीन जितना चाहिए उतना मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन की तकलीफ नहीं है। अमीर वर्ग है उसका ध्यान पहले रखती है सरकार। जी एक्चुअली ध्यान जो है गरीबों का पहले रखना चाहिए। तो जी सरकार उसमें निष्फल गई है, विफल गई है, ये जी बात हकीकत है। जी तो गरीब आदमी है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है इस शासन में। जी। और जैसे यहाँ पर सरकार ने खुद ही वर्गीकरण कर दिया, अमीर वर्ग और वर्गीकरण, सामान्य मध्यम परिवार को अलग कर दिया। मतलब इसमें क्या है कि जो गुजरात की पोजीशन है उसमें ऐसा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, एक प्रजा का आवाज है कि एक 100% प्योर ब्यूरोक्रेट होते हैं, नॉन करप्ट, मतलब ईमानदार। जैसे जी अभी इन्होंने बताया किसी अधिकारी का नाम IAS का, और मेरा साहब, वो बात सही है। प्रजा में हर एक चीज बाहर आती है, कोई भी चीज, ये डेमोक्रेसी अपनी ऐसी है, कोई भी चीज छुपी नहीं रहती है। कि आप जी प्रजा से पूछो, प्रजा में जाओ, वो बोलेंगे ये अधिकारी तो 100% नॉन करप्ट है, या सेमी जी करप्ट है, या बिल्कुल 100% करप्ट है। तो इस तरह से जो चर्चा होती है उसका भी वर्गीकरण अधिकारियों का भी हो गया है। अब पॉलिटिशियन किसका किस अधिकारी के साथ पड़ता है वो भी प्रजा जानती है। प्रजा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। जी लेकिन क्या होता है कि प्रजा का आवाज ऊपर तक नहीं जाता है। जैसे शिक्षा का मामला ले लो, तो सरकार का रुख ऐसा रहा है उनके शासन के बाद बीजेपी के, जी खानगीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा महंगी है इधर, इस तरह से आरोग्य का भी महंगा हो गया कि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती है, और जी। सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता वाली सारवार सुविधाएं नहीं नहीं मिलती मिलती है, आरोग्य लक्षी। सुविधाएं जी नहीं मिलती है। और इसके लिए ये सरकार सोचती है कि अमीर होगा वो पैसा खर्चेगा, और जो पैसा कमाएगा वो खानगी में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में। तो जी। प्राइवेट यानी सेक्टर उनकी को जो नीति ही ये प्रोत्साहन रही मिला, है कि हमें सरकार की ओर से कुछ प्राइवेट, सुधारा नहीं करना है, लोग खुद मेहनत करें, कमाएं और पैसे फिर अपने खुद के ही सहूलत के लिए खर्च करें। तो जी। सरकार क्या है धीरे धीरे यानी कि जनता अभी स्वनिर्भर बन जाए। जनता स्वनिर्भर बन जाए, आत्मनिर्भर बने, और खुद कमाए और खुद करे। तो सरकार का मतलब क्या, फिर इसमें क्या होता है, जो जी वर्गीकरण आपने बताया कि जी अमीरी और गरीबी का जो भेद है वो पहले बहुत पतला था आजादी के बाद, लेकिन अभी इतनी खाई में रूपांतर हो गया है कि बिल्कुल वर्गीकरण दिखाई पड़ रहा है। जी ABC जो भी मिडिल क्लास है, गरीब क्लास है, अमीर क्लास है, जी वो सब दिखाई पड़ रहा है। और प्रजा सब समझती है कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर को जो प्रोत्साहन है, वो हमारे 130 करोड़ की जनता है उसमें मोर देन 65% BPL लोग हैं, बिलो पावर्टी जी लाइन। और वो इसमें अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देंगे तो जनता को नुकसान पहुंचेगा, और जी अमीर ज्यादा अमीर बनता जाएगा। जी जिसके पास 100 करोड़ है उसके पास 125 करोड़ हो जाएगा, और जिसके पास 50,000 है उसका 25,000 हो जाएगा। जी तो गरीब गरीबी की तरफ बढ़ेगा, मिडिल क्लास गरीबी की दिशा में जाएगा, जी और अमीर अमीरी की दिशा में जाएगा। तो ये विभाजन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हर एक सेक्टर में जी ये गुजरात में हुआ है। बैंकिंग सेक्टर देखो, एजुकेशन का सेक्टर देखो, फिर बिजनेस इंडस्ट्री देखो, तो कॉटेज इंडस्ट्री है जैसे कुटीर उद्योग है, जी उनको कोई इतना पैसा नहीं देती है सरकार। लेकिन बड़े उद्योगपतियों को सरकार जल्दी से सैंक्शन कर देती है, बैंक के भी लोन सैंक्शन कर देती है, और इतने लोग भाग गए गुजरात से। आज जी 80 बैंकें गुजरात में कोऑपरेटिव बैंकें बंद हो चुकी है, तो उसका पैसा भी लोगों को, डिपॉजिटरों को पूरा नहीं मिला है। तो ये सब जो त्रुटियां देखते हैं, तो उसको जी ऐसा, उसमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को कोई भी तरह से प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और जी भ्रष्टाचार का मामला है, वहां पर जो करप्शन का मामला है वो बहुत बढ़ चुका है। तो जी उसके कारण जो बड़े उद्योगपतियों को पैसा मिलता है, छोटे गरीब जी आदमियों को लोन सेंक्शन कर दिए और उससे 50,000 के सवाल किए जाते हैं, फिर उसको रिजेक्शन होता है। आज जी ही गुजरात में CBI ने 6 स्थानों पे आज रेड करी है, जी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक जी ही पार्टी ने
671 करोड़ रुपया ले लिया है, अभी रेड उनकी चल रही है। तो इस तरह जी से बैंक वाले अमीरों को ढूंढा जाए, तो जी अमीरों का पैसा लेकर के सरकार गरीबों में बांटे, तो कुछ जी सुधार हो सकता है। बिल्कुल प्रेस को भी जी। इसमें आगे आना चाहिए। और यहाँ पर और तो ये है कि पॉलिटिशियन को भी सरकार ही वर्गीकरण करने में लगी हुई है और सरकार को ही नहीं पड़ी है। नहीं तो बंधारण ये जो है और देश का वो बोलता है कि हर एक जनता एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दिशा ही कुछ और जा रही है। आपकी ओर आना चाहूंगी विशाल जी। यहाँ पर जब वैक्सीनेशन का मुद्दा उठा है तो कहा यह भी जा रहा है कि हमारे जो उप मुख्य प्रधान है और स्वास्थ्य मंत्री है नितिन पटेल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब ये वैक्सीन जो निजी अस्पताल 1000 रुपए में वैक्सीन दे रही है उस मसले में, कि अगर मुख्य प्रधान ने इसको परमिशन दी हो तो मुझे नहीं पता। यानी कहीं ना कहीं नितिन पटेल की भी नाराजगी सामने आई थी, क्योंकि कोई भी डिसीजन होता था वो मुख्य प्रधान रूपानी जी और आरोग्य जो सचिव है यानी कि हमारी जो स्वास्थ्य सचिव है जयंती रवि, वो मिलकर ले लेते थे। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल उन सब से कुछ अजान ही फिरते थे। बात बात आपकी बात बहुत सही है। अभी गवर्नमेंट में खुद की गवर्नमेंट में ही बहुत नाराजगी का माहौल चल रहा है। जैसे किसी भी नेता को पूछो आप या किसी मंत्री को पूछो, किसी को पता ही नहीं है। सब ये एक ही जवाब देते हैं, भाई मुझे नहीं पता। अगर भाई आप जी, सबको नहीं पता है, पता किसको है कि ये पहले पता बताओ किसको है। जनता को जी कि पता किसको है। अगर किसी को नहीं पता, कभी सीआर पाटिल जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, कभी बोलते हैं विजय रूपाणी मुझे नहीं पता, कभी बोलते हैं नितिन पटेल मुझे नहीं पता। भाई पता किसको है वो बताइए पहले जनता को। जनता को आपके साथ क्या चल रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं है। जनता को वैक्सीन चाहिए, पूरी टेस्टिंग चाहिए, दवाइयां चाहिए, और ये लॉकडाउन कब आप रिमूव करोगे उसका जवाब चाहिए। क्योंकि अभी आप देखो जी कि जैसे ही कोरोना जरा आर्थिक कटौकटी का बहुत ही खराब माहौल चलने वाला है। जी क्योंकि अभी सारे बिजनेस, सारे छोटे व्यापार, सारे छोटी दुकानें सब सब टूट चुका है, आप ये सोच लीजिए। जी और उसके सामने सरकार कोरोना, चलो लोगों ने बहुत साथ सहकार दिया है, लोगों जी ने बोला कि भैया ओके लॉकडाउन हम तैयार हैं, लेकिन जी अगर लॉकडाउन करते हो तो आप कम से कम टेस्टिंग बढ़ाइए, जी दवाइयां बढ़ाइए, बेड जी बढ़ाइए, वैक्सीनेशन कोरोना ड्राइव को बढ़ाइए। परास्त करने के बारे में तो सोचिए। हाँ, जी आप जो भी पाबंद कर रहे हो साथ दीजिए, लेकिन उसके सामने सरकार हमेशा निश्चित। अगर 6 महीने लॉकडाउन करने के बाद भी अगर आप 25 लाख लोगों का टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं गुजरात में, 50 लाख लोगों का टेस्टिंग नहीं कर पाते सूरत गुजरात में, तो जी आप कैसे बोल रहे हो कि लॉकडाउन सफल रहेगा? लॉकडाउन जी तभी सफल रहेगा कि अगर लॉकडाउन में सब घर में है तो आप टेस्टिंग के बढ़ावा कीजिए। यहाँ तो कई जगह जी सूरत में तो हमने एक जगह रेड मारी थी कि जो रथ चलाए जाते हैं उसमें डुप्लीकेट टेस्टिंग, डुप्लीकेट रिपोर्ट तैयार कर जा रहे हैं। मतलब बगैर टेस्टिंग के रिपोर्ट करे जा रहे हैं। भाई आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप हजारों लोगों की जान खतरे में डाल के लोगों का धंधा व्यापार बंद करवा के फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे और उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाता है? तो नितिन पटेल बोल रहे हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज तक एक भी मुझे ऐसी कार्रवाई नहीं दिखी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई हो, जी किसी के ऊपर भी नहीं, कुछ भी नहीं जी हुआ, जी सब दब क्योंकि जाता है। तो जी अगर कहीं ना कहीं आप एक साइड से इसके लिए यही था कि जनता के सब हकों एक को दूसरे पर छोड़ रहे हो, तो जनता ने ठिकरा फोड़ पूरा देते साथ थे। सहकार दिया, सब किया, लेकिन सामने सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे टेस्टिंग बढ़े। या फिर जी हाईकोर्ट ने जब कहा तो उस सरकार ने एक एफिडेविट किया कि हम माँ कार्ड और आयुष्मान कार्ड में सारवार दे रहे हैं, जबकि जब गलत एफिडेविट किया गया। अभी अभी भी कौन सी हॉस्पिटल में इस कार्ड के तहत सारवार की जा रही है? कहीं भी नहीं। जी लोग मर रहे हैं, आर्थिक कितने लाखों रुपए बिल आ रहे हैं। तो फिर इस बारे में सरकार ने कब सोचा कि 3 सुनवाई हो गई तब सरकार ने ऐलान किया यस अब हम देंगे। एफिडेविट तो 3 महीने पहले कर दिया। तो जी आप सोचो जब आपको हाईकोर्ट बोल रही है तब तक आपको पता नहीं चलता कि लोग मर रहे हैं। जी मतलब आपको कैसे सरकार को बोला जाए कि लोग मर रहे हैं? इसके लिए कोई प्रावधान हो तो मुझे तो नहीं पता कि भाई सरकार को कैसे जी सचेत किया जाए कि जी भाई लोग मर रहे हैं। जी सही बात बताई आपने। जो आंकड़े आ रहे थे उसमें भी काफी लोग जो है वो असमंजस में थे कि ये क्या हो रहा है। अगर शमशान के बाहर के दृश्य देखे तो आंकड़ा कुछ और मालूम पड़ता था, और आवाज नहीं अगर आ रही है। सरकारी आंकड़े पर ध्यान दे तो कुछ और ही मालूम पड़ता था। प्रकाश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। जब यहाँ पर बात हुई है कि कितने लोग कोरोना से मरे, तो इसमें यह भी हुआ था कि सूरत में जब मुख्य प्रधान विजय रूपाणी और उप मुख्य प्रधान नितिन पटेल गए थे तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
विजय रूपाणी ने ऐसा बोला था कि 58 जो केस है वो आए हैं, तब एक पत्रकार ने उन्हें कहा था कि जयंती रवि मैडम ने तो कहा कि 14 केस आए हैं, और फिर विजय रूपाणी जी ने बोल दिया कि मने खबर न थी, यानी कि मुझे नहीं पता। यानी कहीं ना कहीं वहां से ही जयंती रवि ने जो आंक बताती थी और मुख्य प्रधान जो बोलते थे, यानी कहीं ना कहीं वहीं से अनबन की शुरुआत हो चुकी थी। ये जो आंकड़ों का माया जाल है, इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, उनको कुछ या ब्यूरोक्रेट्स उनको इंफॉर्मेशन रॉन्ग देते हैं, या वो जानबूझ करके पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, वो मालूम नहीं है। लेकिन जी जो लॉकडाउन की पोजीशन है जो है, उसमें दूसरे देशों में जो बेरोजगारी बढ़ी है लॉकडाउन के कारण, तो उनको जो पैसा जो है उनके पास फंड दिया जाता है, इधर अपने कोई फंड लोगों को मिला नहीं है। जी तो फंड नहीं मिलने के कारण जो तकलीफ आई है, वो आर्थिक कटोकटी, जैसे वसुआ जी ने बताया कि वो बात है, वो वो इकोनॉमी फंड की तकलीफ है, ये मुख्य है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पुअर रहा है। जी तो जो चीज जिधर समय पे उपयोग होना चाहिए वो नहीं होने के कारण अपने को लगता है कि भाई निष्फलता हुई है, वही कारण है। वो लगता नहीं है, वो हकीकत ही है जी कि योग्य समय पे योग्य जगह पर उसका उपयोग नहीं हुआ है कोई भी। ये जी आंकड़े भी जो अभी बताया 58 और 14-15 की बात करी, तो इसके अंदर भी जो है, या तो पॉलिटिशियन को ब्यूरोक्रेट को बोल देते हैं कि तुमको यही बोलना है, यही बोलना ऐसा भी है। होता जी है। और हाँ, यही बोलना है, हम बोलते हैं वही बोलना है, दूसरा नहीं बोलना। जी तो इस प्रकार का दबाव होगा ना, तो ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी। और इंडिपेंडेंट पावर जो है ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए, यदि जी प्रशासन सही चलाना है, कि उनके पास एजुकेशन है, डिग्री है, और पूरा देश का संचालन जो है उनके हाथ में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन पॉलिटिशियन सब एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट ऑल आर एजुकेटेड। तो जी उनके ऊपर खुद का टोपला भी नहीं डालना चाहिए। और किधर किधर करप्शन है, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट की मिली भगत है, ऐसा भी प्रजा को दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा सब जी चलता है। लेकिन अपनी डेमोक्रेसी इतना विशाल देश है, गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता है, तो उसमें ध्यान रख करके सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कि अच्छे अधिकारी है, उनसे उनकी सलाह लेकर के, और एक कोर का टीम बनाई इन्होंने, कोर कमेटी। लेकिन कोर कमेटी के जी डिसीजन जो है वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रजा के हित में होने चाहिए, परिणाम ऐसा आना चाहिए। ऐसा जी परिणाम नहीं आया है, इसके लिए ये जो द्विधा खड़ी हुई है प्रजा में, जो जी गुम आई है, उसका कारण यही है कि रिजल्ट परिणाम बराबर नहीं आया। जो भी उन्होंने एक्शन लिए उसका रिजल्ट नहीं आया है। और जो व्यापार धंधे भी बंद रहे, उसकी इकोनॉमी पोजीशन फंड ही नहीं है। जी रिजर्व बैंक ने अपना रिजर्व फंड यूज कर दिया है सरकार ने, जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया है। अभी मैं तो एक चीज और बोलूंगा, विपक्ष जी की भूमिका भी इसमें निष्फल रही है। तो जब प्रशासन अत्याचार करता है तो जी विपक्षी भूमिका महत्व की होती है। ये बीजेपी भी पहले विपक्ष में थे, इन्होंने कुछ काम किए। कांग्रेस का शासन था इधर, या दूसरों का था, तो जनता परिवर्तन जल्दी लाती है। लेकिन धीरे धीरे जो सही लोगों को पहचानना, वो प्रजा को आता है। गुजरात की प्रजा स्मार्ट प्रजा है, जी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी से जुड़ी प्रजा है। तो जी यहाँ की प्रजा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचने नहीं दी जाती है, जी कुछ न कुछ अत्याचार होता है प्रशासन की तरफ से, और जी विपक्ष निष्फल है। इसके कारण ये सब हो रहा है। विपक्ष मजबूत हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि आशा प्रजा को विपक्ष में से भी रहती है। लेकिन जी विपक्ष भी निष्फल होने के कारण उनको पावर ज्यादा मिस यूज करने का टाइम मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी विशाल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न यही है कि पहली लहर में जब हमने देखा था कि जयंती रवि मैडम आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और आंकड़े बताती थी कोरोना के, लेकिन दूसरी लहर में ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य प्रमुख सचिव जयंती रवि मैडम आए, कुछ बताए आंकड़े क्या है, लेकिन प्रेस नोट शाम को जारी कर दिया जाता था। कहीं ना कहीं जयंती रवि भी आंक बताने में दूर नजर आई, और आंक में तभी से गड़बड़ी है ऐसा तो पहले से ही लोगों को लगता था, और वो जो साफ साफ दिखाई देता था।
अगर हम शमशान के आंकड़े देखें या अस्पताल में जाकर देखें कितनी लाइन है और सरकारी आंकड़े देखें, यानी कहीं ना कहीं जयंती रवि ने ये सब आंख से अपने आप को दूर रखा था। आपने पहली लहर में 2-3 बात इसमें बताना चाहूंगा जी। आपने बहुत बढ़िया बात है कि पहले हमने जब कोरोना की लहर जब शुरू हुई, जब स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, तो लोगों के नाम भी डिक्लेयर किए जाते थे, आपको अगर पता हो तो। उस समय की हाईकोर्ट में पिटीशन हुआ कि भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी का भंग है और नाम बंद किए गए। तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, चलो ये राइट टू प्राइवेसी का भंग है और हमने नाम लिखने बंद कर दिए, तो फिर पुलिस ने सबके छतों पे जो ड्रोन उड़ाए थे कैमरा, और लोग छत पे क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, वो सब तो वो राइट टू प्राइवेसी का भंग नहीं था। छतों पे जब ड्रोन लगाए गए, छतों पे ड्रोन उड़ाए गए किसी के परमिशन के बिना, तो तब ये राइट टू प्राइवेसी कहाँ था। दूसरी बात, आपने बहुत सही कहा कि पहली बार आंकड़े बताए जाते थे, उसमें भी मिसमैच था कि सूरत में मौतें ज्यादा होती है, महानगर पालिका के आंकड़े अलग थे और सरकार के आंकड़े अलग थे। महानगर पालिका कहती है कि भाई आज हमारे यहाँ 200 पॉजिटिव है और 15 मौत है, तो सरकार कहती है कि सूरत में सिर्फ 2 ही मौत हुई है और सिर्फ 100 पॉजिटिव है। ये हमने बहुत बार देखा और बहुत बार पकड़ा भी है। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, अभी ये प्रेस नोट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अभी तो लहर कम हो गई ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम 1 महीने पहले की अगर बात करें तो 1 महीने पहले जो प्रेस नोट आती थी उसमें वेंटिलेटर के ऊपर 300-200 लोगों को बताया जा रहा था, और पूरे गुजरात में कहीं भी वेंटिलेटर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल रहा था। सूरत गुजरात में किसी भी व्यक्ति को वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन के बराबर था और लोग बगैर वेंटिलेटर के मर रहे थे। जी। जबकि और कहीं तो वेंटिलेटर के लिए भी मर रहे थे, मतलब कि वेंटिलेटर की वजह से, जैसे धमन हमने ही देखा, एक अस्पताल से भिजवाए थे, वहां पर भी धूल लग गई और ट्रक भरकर वापस आ गए। जी। और सरकार ने 300 बताया कि आज तो सिर्फ 300 लोग वेंटिलेटर पे है। भाई 500 वेंटिलेटर तो सिर्फ सूरत में है, अगर 300 वेंटिलेटर है पूरे गुजरात में, सिर्फ 300 लोग वेंटिलेटर पे हैं, तो बाकी के वेंटिलेटर है कहाँ पे, लोगों को मिल क्यों नहीं रहे। और जब अब सरकार ने, हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि अहमदाबाद में बहुत सारा बेड खाली है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो भाई ये एम्बुलेंस की लाइन किसके लिए खड़ी है, कुछ लेने आई कि एम्बुलेंस की लाइन खड़ी है। मतलब सरकार ने हर जगह झूठ बोला है और अपनी विफलता छुपाने के लिए जनता के ऊपर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि कोविड-19 से निपटने का जो गुजरात सरकार का तरीका है वो संतोषजनक नहीं है, और ये हाईकोर्ट ने ही बोला था। और हमारे एडवोकेट जनरल ने बोला कि ये, तब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को दिखना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा जनता को वहम है, क्योंकि जनता को ना तो बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना वेंटिलेटर मिल रहा है, ना एम्बुलेंस टाइम पे मिल रही है। एम्बुलेंस के 2-2, 3-3 घंटे वेटिंग एम्बुलेंस में थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ 200 लोग वेंटिलेटर पे हैं, गुजरात में सिर्फ 5-10 हजार केस आ रहे हैं। मतलब सारे आंकड़े झूठे हैं। यहाँ पे स्मशानों की चिमनियां पिघल गई, वहां तक वेटिंग है। डेड बॉडी को स्मशान में अग्निदाह देने के लिए 8-8 घंटे का वेटिंग। जी। तो कहां से साफ दिखाई देता है कि सरकार विफल रही उनको स्वस्थ करने में। जी बिल्कुल। जी, तो दंगल देश का में आज का हमारा ये मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं कि सरकार की विफलता पर तंत्र दोषी, यानी कि सरकार जब भी हार जाती है तब अपनी हार का ठिकरा फोड़ देती है तंत्र पर या अधिकारी पर हाँ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो सरकार उसकी वाहवाही लूटने के लिए पहले खड़ी दिखती है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। આ છે શોર્ટકટ સુરેશ. બાળપણથી જ સુરેશને એક જ શોખ રહ્યો છે, શોર્ટકટ શોધવા. ઉંમરની સાથે સુરેશના શોર્ટકટ પણ મોટા થતા ગયા. આજે સુરેશે નક્કી કર્યું કે રોંગ સાઈડ લઈને એ 3 કિલોમીટરના અંતરને 2.5 કિલોમીટરનું કરી નાખશે.
અડધો કિલોમીટર બચાવવાના ચક્કરમાં સુરેશે આખી જિંદગી ગુમાવી. સુરક્ષાનો કોઈ શોર્ટકટ હોતો નથી. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત. के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो। कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि सरकार की विफलता पर तंत्र दोषी। हमेशा अधिकारियों के सिर पर ही क्यों मटका फोड़ा जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी तो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी सक्षम है, तो फिर अचानक से स्वास्थ्य प्रमुख सचिव जयंती रवि की बदली क्यों हो गई? अगर सक्षम है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक से बदली क्यों? क्या है, जब पहली लहर आई थी तो उस समय हमारे लिए भी, प्रजा के लिए, देश के लिए, अधिकारियों के लिए, पॉलिटिशियन के लिए नई बात थी कोरोना। और उस टाइम पे जो कुछ हुआ और जो भी डोम घुमाया, जो भी हुआ उसमें, तो कितनी हॉस्पिटलों ने बहुत बड़े रेट रखे। 15 लाख के पैकेज चलते थे, 17 लाख के चलते थे, 18 लाख के कोरोना चलते थे। कितनी हॉस्पिटल, नामांकित हॉस्पिटलों में ये सब हुआ था और लोगों को भय का वातावरण बहुत था। अभी जो दूसरी लहर आई और तीसरी लहर आने की जो संभावना है जी, उस बीच में अभी प्रजा का भय कोरोना से कम हो चुका है, ये बात निश्चित है। अभी प्रजा में वो जो पहले का भय था वो अभी नहीं है। इसलिए लॉकडाउन जो है वो खोल देना चाहिए। और दूसरा जो ये ट्रांसफर का बात है, वो पहले भी ये बात चल रही है, अभी ट्रांसफर होगा, ऐसी बातें चलती आई थी। लेकिन वो अभी इसलिए ये हुआ कि सरकार की पोजीशन अभी पहले से पब्लिक में, प्रजा में कोरोना का भय का वातावरण कम हुआ है, जिससे जिससे गंभीर परिस्थिति में उनकी ट्रांसफर करते हैं किसी भी, तो उसमें एलिगेशन भी होता है, प्रजा नाराज भी होती है, प्रजा खुश भी होती है। और जो अभी किया गया ट्रांसफर, वो कोई एलिगेशन का नॉर्मल रूटीन ट्रांसफर दिखाई पड़े, इस तरह से जो पॉलिटिशियन का सिद्धांत रहता है उस तरह से हुआ है, ऐसा प्रजा सब। जी, प्रकाश जी, ये भी बीच में सुना गया था कि जयंती रवि के जो हस्बैंड है, उनकी एक कंपनी थी जिसे डेटा एंट्री का काम दिया जा रहा है, जिसके बाद में जयप्रकाश सिंह जो कि आरोग्य ही सचिव है, वो भी सामने आए थे और बाद में उन्होंने लेटर लिख के वही कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया था। ये मसला बहुत ही उठा था, यानी तब से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज वो लग रही थी कि कहीं ना कहीं ये करप्शन हो रहा है और ये जो आपत्ति है कोरोना की, उसको अवसर में कुछ अधिकारी बदल रहे हैं और सरकार के साथ उनकी कुछ मिली भगत चल रही है। ये जो पहले ये बात हुई थी, ये बात न्यूज में और दूसरी जगह पर चली थी, कि मैं ऐसा मानता हूँ ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। इसमें कुछ प्रतिशत देना, थोड़ा संभल के देना पड़े। लेकिन अपने इधर आयोग बना हुआ है, लोकपाल बना हुआ है, विजिलेंस कमिश्नर बने हुए हैं, आयोग बना हुआ है, तक्केदारी आयोग। उसमें जो सरकार को जाकर के उसकी जांच करने के लिए
अपने अखबारों में आने से या एलिगेशन करने से कुछ निर्णायक रास्ता नहीं निकलता है, लेकिन जी उसकी इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर वे से होनी चाहिए। वो जी इधर नहीं हुई है, इसके लिए ये सब जो एलिगेशन हुए उसमें आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लेकिन जनरली सरकार कभी कभी ऐसा होता है कोई बड़ा मामला जी कि रिटायर्ड जज का आयोग बना देती है, जी इसमें वो कुछ नहीं हुआ। विजिलेंस इंक्वायरी भी कुछ नहीं हुई। तो जी विजिलेंस को बैठाते उसके लिए है कि भाई प्रजा के पैसे का ध्यान रखे, तकेदारी आयोग बना हुआ है। जी लेकिन उसका उपयोग जो है वो बैंक जो इधर लोकपाल थे पहले, जो उसका भी गठन करने में बहुत टाइम लगा था। अभी कोई केस जो पॉलिटिशियन के विरुद्ध लोकपाल में जाते ही नहीं है। और जी राज्य का जो लोकपाल है वो विजिलेंस कमिश्नर भी क्या काम करते हैं वो मालूम नहीं, स्टाफ कम है और जी भ्रष्टाचार करने वालों की संख्या बहुत है। अच्छा, एसीबी में भी अभी कुछ कुछ जागृति आई थी कि जी ये सब चला था, लेकिन एसीबी क्या होता है वो रनिंग प्रेप या प्रत्यक्ष साबित हो सके उसमें अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, ये रिटायर्ड जज के इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। तो ऐसा कोई अपॉइंटमेंट सरकार समय अंतर पे करती है, तो इस बारे में कोरोना के बारे में कोई भी जांच नहीं हुई। जी जैसे डॉक्टर कई लोग थे जो जो डॉक्टरों का लाइसेंस भी रद्द हुआ था, तो उन्होंने जो सरकार ने बनाया कि आईसीयू में रहने पे ये चार्ज लगेगा, जनरल वार्ड में जी रहने पे ये चार्ज लगेगा, ये सब चार्ज फिक्स हुए। लेकिन उससे ज्यादा पैसा हॉस्पिटलों ने लिया है, बड़ी हॉस्पिटल। जी जैसे अभी वैक्सीनेशन का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया, इससे जी पहले लोगों को जो सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलने के कारण लोगों को कर्जा लेकर के भी सारवार लेने के लिए उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा, प्राइवेट जी हॉस्पिटलों में जाना पड़ा। उधर क्या हुआ वो उसका जो कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन सरकार को जो करना चाहता था उसमें सरकार फिर भी अभी भय का माहौल कम हुआ है। वो जी प्रजा के हित की बात है कि लोग अभी बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक दिखाई पड़ता है, तो अभी लॉकडाउन कम करना चाहिए और व्यापार जो की जो गतिशील करना चाहिए। जो गति जी व्यापार की धीमी होती है उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा जी मेरा अभिप्राय है। जी विशाल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रमुख सचिव की का ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी कह रहे थे कि हम तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी सक्षम हैं। हालांकि दोनों लहर में हम नाकामयाब रहे हैं, यानी कि सरकार विफल रही है। और अचानक से ये जब स्वास्थ्य प्रमुख सचिव की जो बदली कर दी गई है, अब प्रश्न ये भी है कि नया कौन आएगा और कैसे उसका कामकाज रहेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि पहले अगर जयंती रवि जो है वो अच्छे से अगर काम कर रही थी, जैसे कि विजय रूपाणी बता रहे हैं कि तीसरी लहर से भी लड़ने के लिए सक्षम है, इतनी अपग्रेडेड हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधा है, तो फिर यही मुद्दा आकर खत्म होता है कि फिर उनकी अचानक से ट्रांसफर क्यों? मुझे ये ट्रांसफर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कहीं राजनीतिक हाथ हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सारी गतिविधियां चल रही थी, तो आपने अगर देखा होगा कि पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर स्टार्ट हुई, तो शुरुआत में कुछ दिन तक जयंती रवि जी दिखाई नहीं दे रही थी। कई लोगों ने बोला था, क्योंकि पहले पहले कोरोना में हर दिन या हर रोज कहीं ना कहीं जी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी में जयंती जी रवि जी आगे रही थी और जी सरकार ने उसे आगे रखा था। जी लेकिन दूसरी लहर में अचानक एक महीने तक गायब रहे, मतलब ना तो कोई प्रतिक्रिया, ना कोई रिएक्शन, ना कोई इंस्पेक्शन, ना कोई जी इन्वेस्टिगेशन। अचानक से जी जब हद से बाहर सब कुछ जा रहा था, तब जयंती रवि जी को पेश किया गया। जब आखिर में लहर अपने पीक पॉइंट पर थी, तब जी जयंती रवि जी को जी बुलाया गया और मुझे ऐसा लगा कि उसे वापस बोला कि अब आप एक्टिव हो सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली लहर में जो हमने डिसीजंस देखे, वो कहीं ना कहीं शायद सीएम जी रूपाणी जी को और नितिन पटेल जी को पूछ के ना लिए गए हो। क्योंकि मैंने एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोट किया था कि जी एक दो बार जयंती रवि जी ने ऐसा मेंशन किया कि मैंने अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से डिस्कस किया। आप ये सीधा संदेशा देख सकती हो या फिर समझ सकती है कि जयंती रवि जी किसको क्या इशारा कर रहे थे।
जी मतलब उसे सेंट्रल से पूरी छूट दी गई थी और ये शायद जी यहाँ की गवर्नमेंट को ना पसंद आया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसीलिए कहीं ना जी कहीं जयंती रोहित को जी। हटाया और कर ये यही अब शायद आपसी अनबन की वजह से भी जनता ने इतना यस, भुगता, ये और जो ये दृश्य पूरा का दिखे। पूरा जी पूरी सरकार की ये अनबन, संकलन का पूरा अभाव, सभी का अपना ईगो, और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, परिवारजन गंवाए। और हमारे रूपाणी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार है। जी मैं तो बोल रहा हूं हम तीसरी नहीं, हम पहली लहर के लिए भी तैयार नहीं थे, दूसरी के लिए भी तैयार नहीं है, और तीसरी के लिए भी नहीं होंगे, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। क्योंकि आपके नेता, आपके पार्टी के नेता कुछ भी ईगो छोड़ने वाले नहीं है, और जनता के लिए कभी आपने कोई प्लान प्री प्लान किया ही नहीं है, और नहीं आप करने वाले हो। तो तीसरी लहर में भी जनता का यही हाल होने वाला है। हाँ, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, कुछ मीडिया ने ये सब कुछ दिखाकर पारदर्शिता रखी, इसलिए वो बहुत कुछ हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया का कि इस बार मीडिया ने बहुत पारदर्शिता दिखाई, और जो हो रहा था गुजरात में वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार हरदम एक्टिव रही। वरना सरकार को 2 दिन बाद पता चलता है कि लोग मर रहे हैं, 5 दिन जी बाद पता चलता है कि ऑक्सीजन है नहीं, हाईकोर्ट कहती है तब पता चलता है कि भाई हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन का। और ये बोल रहे थे इंजेक्शन का हम पूरा स्टॉक हम ले रहे हैं। जब आप पूरा स्टॉक ले रहे हो तो सीआर पाटिल के पास 5,000 इंजेक्शन आए कहां से? अब तक जी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की गई क्या? जी कुछ भी नहीं हुआ। जी। और लोग मर रहे रूपाणी जी थे। बोलते हैं कि वो सीआर को ही पूछो वो कहाँ से लाए। हाँ, मुझे पता नहीं। जी इसका जी पूरी सरकार का एक ही आंसर था, मुझे नहीं पता। तो भाई जी आपको नहीं पता तो किसे पता है? लोगों को भी नहीं पता है, तो आप अब कुछ कीजिए। जी। जी जी। प्रकाश जी, मैं अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ूंगी। आखिरी सवाल यही रहेगा कि अब सरकार तो विफल रही और तंत्र पर टिकरा फोड़ दिया, एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं पहली लहर या दूसरी लहर से संबंधित अगर भ्रष्टाचार की बात हो या फिर आग छुपाने की बात हो या फिर जो भी आरोग्य की सुविधा जैसे कि बेड्स की जो कमी थी या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो लंबी लाइनें लगी थी, यानी कुल मिला के जितनी भी नाकामयाबी वाली बात थी वो कहीं ना कहीं जयंती रवि के सिर पे वो डालकर उनको यहाँ से विदाई दी जा रही है। यानी कि सरकार अब छूट जाएगी और नए जो भी स्वास्थ्य प्रमुख सचिव आएंगे वो भी यही कहेंगे कि मैं यहाँ पर था नहीं तो मुझे नहीं पता। इसमें जो पहले अधिकारी के ऊपर दूसरा टोपला डाला है ऐसा सरकार नहीं कह रही है, लेकिन सरकार जो वास्तविकता छुपा रही है, पारदर्शिता नहीं रहती है, रखती है, उसके ऊपर से ये अनुमान किया जाता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जी जो सरकार ने जो आंकड़ों की पारदर्शिता थी, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन 5,000 इंजेक्शन मंगाए, उसके लिए हाई कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर है, कोई पिटीशन हुए नहीं है, उसकी हियरिंग होना बाकी है अभी। तो इस तरह से जो प्रजा के बीच में मतभेद पैदा करके और इधर की अहमदाबाद की इधर से 5,000 इंजेक्शन उधर भेजना, वो भी न्याय के हित में नहीं था और जनहित में नहीं था। इसके लिए कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको एडमिट किया है, और उसके ऊपर निर्णय जो भी आएगा वो हाई कोर्ट का निर्णय रहेगा, वो आखिरी रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशनर जिसने करी है वो जा सकता है। तो ये सब जो अभी जो वातावरण है उसके मुताबिक फिर भी हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। अब जी होगा वो अच्छा होगा, सरकार भी अभी जाग जाएगी, ऐसा हम सोच जी के चलते हैं। प्रजा ये सोच रही है कि जी। भाई हम हमें अच्छे दिन के सपने देखते रहने अच्छे चाहिए। दिन के सपने भी आएंगे जी ऐसा लग रहा है। जी लेकिन अभी सरकार को क्या करना है, जी वो सरकार को पॉलिसी पे डिपेंड है कि उसकी सैद्धांतिक निर्णय है। जी पॉलिसी डिसीजन गलत होते हैं तो परिणाम भी गलत आते हैं। तो जो पहले जी हो गया और उसमें जयंती रवि को अलग रखा गया, दूर रखा गया, जब इतनी सारी डेथ हो रही थी वो, तो उसने भी समझा कि मैं अभी इन्वॉल्व नहीं रहूं तो वो बेटर है, क्योंकि कहीं भी जी एलिगेशन जी। कोर्ट के उन्होंने मामले दूरी बनाई रखी। वो फिर अधिकारियों पे ही चलते जी, हैं वो इसीलिए सीधे। प्रेस नोट आता था, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये आंख खोलूंगी और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा तो पत्रकार तो सवाल करने ही है, तो इससे उनकी अच्छा बॉडी प्रेस नोट लैंग्वेज, जारी करो और खुद ना दिखो। उनके फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज पे से ऐसा लग रहा था कि सरकार से वो नाराज है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जी क्या वो सरकार उससे नाराज है, ये जो स्पष्ट देखा गया है, और ये जी बात हकीकत। जी।
विशाल जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि जब देखा है कि हर बार दो लोगों के बीच में अधिकारी जो है वो पिसते नजर आते हैं, अभी भी जो मुख्य प्रधान है विजय रूपानी और उप मुख्य प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री है नितिन पटेल, हमेशा से उनकी कुछ ना कुछ मुद्दों पर अनबन रही है। विजय रूपानी जी जो हमेशा से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं मुझे नहीं पता, या तो फिर नितिन पटेल उन्हें गाइड करते नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ये बोलिए। नितिन पटेल उनके पास पूरा होमवर्क होता है, भले ही वो उप मुख्य प्रधान है लेकिन कई बार वो मुख्य प्रधान की भूमिका में नजर आते हैं। पर इन दोनों की अनबन की वजह से और उनको जो नितिन पटेल को स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद जो कुछ मुद्दों से स्वास्थ्य के रिलेटेड मुद्दों से भी दूर रखा गया है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ही भोग जयंती रवि बनी है। जी, आपने बहुत सही कहा कि मुख्य प्रधान स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल को इससे दूर रखा जा रहा है, लेकिन आप एक बात ये भूल गई कि गुजरात में तो ये फैशन है, कृषि मंत्री गृह मंत्री का काम करता है, गृह मंत्री शिक्षण मंत्री का करता है, एजुकेशन मिनिस्टर कृषि मंत्री का करता है, मतलब एक दूसरे के अनाउंसमेंट भी अलग अलग मंत्री करते हैं। भाई आपको जो पद दिया गया, जो आपका पद दिया गया उसके बारे में कुछ सोचिए। नितिन पटेल ने आज तक कभी नहीं किया कि हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं। जब भी मुख्य प्रधान या सरकार विफल रहती है और जब किसी को जवाब देना जरूरी बन जाता है, तब किसी अधिकारी को या फिर नितिन पटेल जी को पेश किया जाता है। लेकिन जब वाहवाही लूटनी हो, एक वाहवाही लूटनी हो और जब भी उनके ही क्षेत्र के डिसीजन लेने हो तो कोई और लेता है, और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो लो आपकी जिम्मेदारी है, आपका ही है। किसी सचिव को मैं फिर कह रहा हूँ, तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी वो तो भविष्य जानेगा, लेकिन अगर आएगी तो फिर एक अधिकारी बदनाम होगा, फिर वो ट्रांसफर होगा, फिर वो सस्पेंड होगा। लेकिन इस नेताओं को कुछ नहीं होने वाला, ये मैं लिख के देता हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा। ये अपनी आपसी अनबन, अपने आपसी ईगो को छुपाने के लिए अधिकारियों की और अधिकारियों के जरिए ये जनता का भोग लेने के लिए ही ये सरकार अभी काम करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो दंगल देश का में आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि सरकार की विफलता पर तंत्र दोषी। हमेशा से देखा गया है कि डिसीजन जब लेना होता है तब स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल हैं, उनको पूछा नहीं जाता। उन्हें अगर मीडिया पूछे तो वो ओपनली बोल देते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर मुख्य प्रधान ने डिसीजन लिया है तो उनसे पूछो, उन्होंने परमिशन दी हो तो। और यही चीज होती है कि आपसी अनबन की वजह से भोग बन जाते हैं अधिकारी, भोग बनता है तंत्र। सरकार की विफलता होती है, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लेती और फिर उनकी जो हार का ठिकरा होता है वो अधिकारी और तंत्र पर फूटता है। जब वाहवाही लेने की बात होती है तब सरकार आगे आ जाती है, हमारी सरकार है, हमने ये डिसीजन लिया, हमने ये काम लिया। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है और जब सरकार सोई रहती है तो वो ये दिखाती नहीं है कि हमारी गलती थी, हम सोए थे, लेकिन वो दिखाते हैं कि तंत्र की चूक हुई है, अधिकारी जो है उन्होंने बराबर काम नहीं किया। तंत्र की जिम्मेदारी है, अधिकारी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है। उन्हें ध्यान रखना है, उन्हें काम करना भी है और करवाना भी है। और कहीं ना कहीं हम देखते भी आए हैं कि अभी जो सरकार है या मुख्य प्रधान है उनका इतना कंट्रोल नहीं रहा तंत्र पर, ना आईएएस पर यानी कि सचिवों पर, और इसी का भोग शायद जनता बनती है। अब पता तो हर चीज का रहना चाहिए और सरकार को भी सीखना चाहिए कि अंदरूनी जो झगड़े हैं वो बाहर ना आए और इसका भोग जो है वो लोग ना बने। अब लोगों को भी मैं ये यहाँ पर से अपील कर देना चाहूँगी कि कोरोना कहीं गया नहीं है, आपको अभी भी सावचेती बनाई रखनी है, आपको मास्क पहनना है, आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। बाकी तो आप जानते ही हो कि अगर सरकार विफल हुई तो उन्हें तो पता ही है कि खुद की विफलता को कैसे छुपाना है, किसके सिर पर सारी जो अपना हार है
उसका ठिकरा फोड़ना है वो सरकार भली भांति जानती है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम कहीं ना कहीं विफल ना हो जाए। हमारी जो जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, कोरोना को गाइडलाइन को फॉलो करने की, उसमें हम विफल ना हो तो अच्छा है, वरना हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है जो सरकार के पास है, वो याद रखना है हमें। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।